दोस्तों एक स्मार्टफोन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक डिस्प्ले होता है। और सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, जब हम आजकल के ज़माने में स्मार्ट टीवीज़ को बाय करते हैं या जब लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें भी हमें डिस्प्ले का ध्यान रखना होता है, या फिर जब हम अपने इवन पीसी के लिए भी स्क्रीन खरीदते हैं तो हमें कई तरीके के डिस्प्लेज देखने को मिलते हैं। अब आप जानते होंगे कि कई सारे तरीके के अलग अलग डिस्प्लेज होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अलग अलग डिस्प्लेज जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे IPS LCD हो गया, TFT, एमोलेड, सुपर एमोलेड, ओलेड, LTPS और ना जाने कितने तरीके के जो डिस्प्लेज हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या थ्योरी है इनके पीछे, और साथ में मैं डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों ही बताऊंगा, जिससे कि जब भी आप कोई नया डिवाइस लेने जाएंगे जिसमें आपको डिस्प्ले का ध्यान रखना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा अच्छे से देखेंगे बिना स्किप करे तो आपको आगे चल के डिस्प्ले को खरीदने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहले बात करते हैं LCD डिस्प्लेस की। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का बहुत सिंपल सी थ्योरी है। इसमें एक बेस पैनल होता है जिसको कि हम बैकलाइट पैनल कहते हैं। ये जो पैनल होता है इससे एक वाइट लाइट एमिट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकती है, और उस बैकलाइट के आगे हम एक और पैनल लगाते हैं जिसको कि हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या होता है कि जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, लिक्विड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत ही कम साइज के क्रिस्टल्स होते हैं, और इनसे जब ये बैकलाइट हिट करती है तब ये अलग अलग कलर्स जो हैं वो हमें शो करते हैं। तो ये जो बेसिक थ्योरी मैंने आपको बताई है बहुत ही सिंपल भाषा में, इससे आप समझ सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में एक्चुअली दो पैनल्स का इस्तेमाल होता है। एक जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे नीचे होता है, वो व्हाइट लाइट को ही एमिट करता है, और उसके ऊपर हम एक और पैनल लगाते हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल से भरा होता है। अब हो सकता है कि आपके मन में सवाल आए कि जो बैकलाइट पैनल होता है वो हमेशा व्हाइट लाइट ही क्यों एमिट करता है। तो इसका कारण ये है कि आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा कि व्हाइट लाइट जो होती है उसके अंदर सारे कलर एब्जॉर्ब्ड होते हैं। मतलब कि जो व्हाइट लाइट है उसी के अंदर जितने भी कलर्स हो सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जो बैकलाइट पैनल है वो एक व्हाइट लाइट को एमिट करता है जिसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल्स आते हैं, और वो लिक्विड क्रिस्टल्स ही एक्चुअली में वो डिस्प्ले बनता है जो कि हमें अपनी आंखों से नजर आते हैं एकदम सामने। अब LCD डिस्प्लेस के बेसिस पे काम करने वाले दो मोस्ट कॉमन डिस्प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला है IPS LCD डिस्प्ले, जिसका मतलब है इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले, और ये IPS LCD डिस्प्ले ही है जो आपको आजकल मोस्ट ऑफ द बजट फोन्स में मिलेगा। मतलब कि 15-16 हज़ार से लेकर जो 20-25 हज़ार तक के भी जो फोन्स हैं कई सारे, उनमें आपको IPS LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। अब क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये काफ़ी कम प्राइस से अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं IPS LCD डिस्प्लेस। दूसरा पॉइंट ये है कि काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस लेवल्स हम अचीव कर सकते हैं इस डिस्प्ले के थ्रू, क्योंकि इसमें जो बैकलाइट पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में ब्राइट हो सकता है, वाइट लाइट वो एमिट करता है। तो इस डिस्प्ले से आपको तब शिकायत नहीं होगी अगर आप बहुत तेज़ सनलाइट के सामने जो है अपना फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपको ब्राइटनेस की ऐसी कोई खास दिक्कत फेस नहीं होगी। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि काफ़ी हद तक ये पावर एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम ये नहीं करता है, और इसकी जो कलर एक्यूरेसी है, यानी कि जो कलर्स हैं वो कितना ट्रू टू लाइफ हैं, वो वाला जो फैक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको लगभग एकदम एक्यूरेट कलर्स देखने को मिल जाएंगे। अब इस डिस्प्ले का सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बैकलाइट पैनल होता है और उसके ऊपर एक और लेयर होती है, तो जाहिर सी बात है कि इससे जो ओवरऑल आपका डिवाइस है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और साथ में क्योंकि दो पैनल हैं तो जो फ़ोन है उसकी थिकनेस भी ज़्यादा आपको महसूस होगी। इवन अगर आप टीवीज़ भी देखेंगे जो कि IPS LCD पे बेस्ड हैं, तो वो भी आप देखेंगे कि थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं, थोड़े ज़्यादा थिकनेस होती है उनकी। खैर टीवी के मामले में तो वेट उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ स्मार्टफोन के मामले में वेट एक काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि अगर आप 8,000 के या 10,000 तक के प्राइस पॉइंट पे जो आने वाले IPS LCD डिस्प्ले वाले फ़ोन्स हैं उनको देखेंगे, तो उन फ़ोन्स के जो व्यूइंग एंगल्स हैं, मतलब आप अलग अलग एंगल से फ़ोन को टिल्ट करके जब देखेंगे, डिफरेंट एंगल से, जो कि एकदम आंखों के सामने नहीं होगा बट जो स्लांटिंग एंगल्स होते हैं उनसे आप देखेंगे, तो कलर्स जो हैं वो थोड़े से इनएक्यूरेट आपको नज़र आएंगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है। ये ज़रूर है कि ये डिपेंड करता है कि किस प्राइस का आपका फ़ोन है। मतलब कि अगर आप 25,000 रुपये पे आने वाला IPS LCD डिस्प्ले देखेंगे तो उसमें आपको व्यूइंग एंगल्स में दिक्कत नहीं होगी,
लेकिन अगर आप 10,000 या 8,000, 9,000 या इवन 12,000 तक के प्राइस पे आने वाले फ़ोन्स को देखेंगे तो उनमें व्यूइंग एंगल्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आजकल के समय की बात करें तो इवन जो सब 10,000 की प्राइस पे आने वाले जो फ़ोन्स हैं उनमें भी कोई बहुत ख़राब क्वालिटी का IPS डिस्प्ले नहीं यूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से व्यूइंग एंगल्स वाली प्रॉब्लम को आप काफ़ी हद तक नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इसका असर आपको जब आप फ़ोन की ब्राइटनेस एकदम हाई कर देंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि जब आप एकदम हाई ब्राइटनेस कर देंगे तो कभी कभी कलर्स काफ़ी ज़्यादा धुले हुए से नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्प्ले का जो मज़ा है वो काफ़ी हद तक किरकिरा हो जाता है। तो ये तो बात हो गई IPS LCD डिस्प्लेस की। मैंने आपको बताया कि ये डिस्प्लेस मोस्ट कॉमन है, आपको ज़्यादातर जो बजट डिवाइसेस हैं उनमें देखने को मिलेंगे। इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए। अब आते हैं LCD पे ही बेस्ड दूसरे डिस्प्ले की, जो कि है TFT डिस्प्ले पैनल। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये डिस्प्लेस आजकल आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे। एक ज़माना हुआ करता था जब TFT डिस्प्लेस का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। जो शुरू में आने वाले स्मार्टफोन्स थे, यानी 2010, 11, 12 इन सब सालों में जो फ़ोन्स आए हैं, इवन मैं कहूँगा कि 2015-16 तक भी काफ़ी सारे जो बजट फ़ोन्स आए हैं उनमें TFT पैनल्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो TFT पैनल्स रेयरली देखने को मिलते हैं। बात करें इसकी वर्किंग थ्योरी की, यानी टेक्नोलॉजी किस तरीके की यूज़ करी जाती है, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एक पतली फिल्म लगाई जाती है ट्रांजिस्टर की, और ये जो फिल्म लगाई जाती है ये अगेन जो बैकलाइट पैनल मैंने आपको बताया जो वाइट लाइट एमिट करता है उसके ऊपर ये TFT का एक पैनल लगाया जाता है, जिसके बाद हम लोगों को जो कलर्स हैं, जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो वाइट लाइट है ये जब ट्रांजिस्टर्स को हिट करती है तो अलग अलग कलर्स को ये प्रोड्यूस करती है, जिसके बाद हम डिस्प्ले का मजा ले पाते हैं। अब TFT डिस्प्लेस के एडवांटेजेस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये बेहद सस्ते होते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे अगर आपको डिस्प्ले चाहिए, आप बहुत कम बजट पे हैं, तो आपको TFT डिस्प्ले के अलावा और कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन कोई होगा भी तो वो TFT डिस्प्ले से तो बेकार ही होगा। तो मतलब ये है कि TFT डिस्प्ले ही आपको मिलेगा अगर आप बहुत ही लो बजट का फोन ले रहे हैं। 5-6 हज़ार में भी कुछ ऐसे फोन आते हैं तो उनमें आपको TFT डिस्प्ले देखने को ही मिलेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा एक बहुत ही छोटा सा एडवांटेज ये है कि जैसे मैंने आपको IPS डिस्प्ले में बताया कि काफ़ी भारी हो जाता है पूरा सेटअप जो डिस्प्ले का होता है, इस केस में यानी TFT के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही थिन फिल्म ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ करी जाती है। तो वेट को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है डिस्प्ले को, जिससे कि फ़ोन आपका स्लिम बनाया जा सकता है और साथ में उसका वेट भी काफ़ी कम हो सकता है। बट ये दोनों ही एडवांटेजेस जब मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताऊंगा उसके सामने बहुत ही फीके नजर आएंगे। तो चलते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो यही कि एक लिमिट के बाद इसमें इंप्रूवमेंट्स नहीं हो पाए, इसमें इंप्रूवमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं बची। इसी वजह से आजकल आप देखेंगे कि ब्रांड्स इस TFT स्क्रीन को किसी भी अपने फ़ोन में देने से बचती हैं। बहुत ही ज़्यादा जो सस्ते फ़ोन्स होते हैं उनमें भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको IPS डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। TFT लगभग पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। इसका दूसरा बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि TFT डिस्प्लेज में एक्सट्रीमली पुअर व्यूइंग एंगल्स का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको IPS पैनल के केस में बताया कि अलग अलग एंगल से जब आप देखते हैं तो कुछ जो सस्ते डिस्प्लेज हैं उसमें आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, लेकिन TFT के साथ ऐसा है कि आप कितना भी महंगा फ़ोन ले लें जिसमें TFT डिस्प्ले हो, लेकिन व्यूइंग एंगल्स उसमें बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। आप साइड से देखेंगे फोन्स को तो कई बार आपको ऐसा नज़र आएगा कि आप एक भी कलर पहचान नहीं पाएंगे जो डिस्प्ले एमिट कर रहा है। तो इतने पुअर व्यूइंग एंगल्स होने की वजह से इसमें और डेवलपमेंट्स भी नहीं हुए और ये टेक्नोलॉजी अब रेयरली कोई कंपनी यूज़ करती है। इसके साथ तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं पहुँच पाती थी। मतलब कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा सनी एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा धूप निकले हुए एनवायरनमेंट में फ़ोन को चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको डिस्प्ले नज़र नहीं आएगा, उसमें जो कंटेंट है वो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद आप आजकल देखते होंगे कि हाई रिफ्रेश रेट्स वाले ही डिस्प्लेज आते हैं फ़ोन्स में, तो हाई रिफ्रेश रेट को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है TFT डिस्प्ले। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से TFT डिस्प्लेज अब ट्रेंड से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा दो और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि कलर एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इशू रहता है। आपको जो ट्रू टू लाइफ कलर्स हैं, जो एकदम आपको रियल लगे, ऐसे कलर्स TFT डिस्प्लेज में देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे आखिरी बात यह है कि इतना सब कुछ डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी वो बैटरी एफिशिएंट भी नहीं है।
तो इसीलिए TFT डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि हर मामले में मात खाता हुआ नजर आता है एक सिंपल IPS LCD डिस्प्ले के सामने। और इसका जो इकलौता एक एडवांटेज था कि ये काफी चीप प्राइस पे आपको मिल जाता था, वो भी अब काफी हद तक फैक्टर मैटर नहीं करने लगा है, क्योंकि IPS डिस्प्ले काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं। तो ये तो बात हो गई LCD बेस्ड डिस्प्लेस की। अब चलते हैं LED बेस्ड डिस्प्लेस पे, यानी लाइट एमिटिंग डायोड बेस्ड डिस्प्लेस पे, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट हैं और जो सबसे बेस्ट डिस्प्लेस होते हैं उनमें LED बेस्ड डिस्प्लेस को गिना जाता है। अब LED डिस्प्लेस के जो वेराइटीज हैं उनको समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर LED डिस्प्लेस कैसे काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको LCD बेस्ड डिस्प्ले में बताया कि एक बैक लाइट पैनल ऑलरेडी होता है और उसके ऊपर जब हम एक दूसरा पैनल लगाते हैं तब जाके हमें फाइनली कलर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन LED के केस में ऐसा नहीं होता है। LED बेस्ड जो डिस्प्ले होते हैं उसमें हर एक पिक्सल अपने आप में एक लाइट सोर्स होता है और इसीलिए एक बैकलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो सिंगल पिक्सल्स हैं एक LED बेस्ड डिस्प्ले में, वो सारे के ही सारे सोर्स ऑफ लाइट तो हैं ही, साथ में उन्हीं के अंदर आप अलग अलग तरीके के कलर्स को भी देख पाते हैं। तो सबसे मेन जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो यही हो गया कि LCD बेस्ड डिस्प्लेस में एक बैकलाइट पैनल होता है जो हमेशा व्हाइट लाइट को एमिट करता रहता है और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो बैकलाइट पैनल है वो पार्ट्स में जले। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्हाइट बैक पैनल है LCD डिस्प्लेस के केस में वो आधा अधूरा जले, या तो वो पूरा जलेगा या तो वो पूरा ही बंद हो जाएगा। जबकि LED बेस्ड डिस्प्लेस में ऐसा नहीं होता है। वो इंडिविजुअल पिक्सल्स अपने आप खराब हो सकते हैं जबकि बाकी सारे पिक्सल्स पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको इन केस ये नहीं समझ में आया कि कैसे पिक्सल जो हैं, इंडिविजुअल जो पिक्सल्स हैं वो एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ इस LED लाइट की मदद से। इस तरीके की LED लाइट आपने आई एम श्योर ज़रूर देखी होगी। आपके घरों में ये कई जगहों पे इस तरीके की LED का इस्तेमाल आपने देखा होगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग CFL से हटकर इस तरीके की LED को यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये जो ऊपर इसका कैप है, जो LED हर एक LED में आपको देखने को मिलेगा, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का ये LED लैंप आपको मिलेगा। चलिए मैं आपको बहुत ही क्लोजली दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने LED की कैप हटा दी है और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कई सारी जो छोटी छोटी लाइट्स हैं ये सारी एक LEDs हैं और इन सभी के कॉम्बिनेशन से हमको जो LED की जो लाइट है वो कंबाइन होकर नज़र आती है। अगर आप इस LED को बिना कैप के जलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग इंडिविजुअल लाइट्स हैं इनका एक पैटर्न आपको नज़र आएगा। तो ये जो कैप है ये इसीलिए लगाई जाती है जिससे कि आपको ये इंडिविजुअल जो LEDs हैं वो नज़र ना आए और उसकी वजह से आपको एक CFL जैसा या एक ट्यूबलाइट जैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो ये जो छोटी छोटी LEDs हैं ये इंडिविजुअली जलती हैं और ये भी हो सकता है कि ये जो है इसमें से कुछ LEDs खराब हो जाएं लेकिन बाकी सारी LEDs जलती रहें। इस तरीके से एक LED बेस्ड डिस्प्ले भी काम करता है। उसमें भी इंडिविजुअल जो पिक्सल्स होते हैं, इन लाइट्स को आप, ये जो छोटी छोटी लाइट्स हैं इनको आप इंडिविजुअल पिक्सल्स की तरह समझ सकते हैं और इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कैसे एक LED डिस्प्ले बेसिकली काम करता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे एक सोर्स ऑफ लाइट, हर एक पिक्सल एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है LED बेस्ड डिस्प्लेज में। और अब मैं आपको बताता हूं कि LED बेस्ड डिस्प्लेज में कितने अलग अलग तरीके के आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आपको एमोलेड डिस्प्लेस देखने को मिलेंगे। एमोलेड में AMO का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक और LED का आपको पता ही है लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें जैसा कि आप नाम समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है जिसपे कि LED की जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे लाइट हिट करती है तो वो डिफरेंट कलर्स को शो करता है। तो एमोलेड डिस्प्ले सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे। 2-3 साल पहले दोस्तों ऐसा हुआ करता था कि 25 से 30 हज़ार तक के प्राइस पॉइंट से स्टार्टिंग जिन फोन्स की होती थी उन्हीं में आपको एमोलेड डिस्प्लेस देखने को मिलते थे और ये फ्लैगशिप फोन्स तक जाता था। और अगर एक्सेप्शन की बात करी जाए तो सिर्फ सैमसंग ऐसी कंपनी थी जो कि हमेशा से अपने फ़ोन्स में एमोलेड या सुपर एमोलेड डिस्प्लेस को देती आ रही है, इवन बजट से मिड रेंज फ़ोन्स में भी। तो सुपर एमोलेड क्या होता है उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप एमोलेड के लिए समझ लीजिए कि अगर हम आज की बात करें तो एमोलेड डिस्प्लेस आपको 15 से 16 हज़ार तक के प्राइस पॉइंट से ही देखने को मिल जाएंगे। हालांकि हर फ़ोन में आपको अभी भी ऐसा नहीं होगा कि 15 से 20 हज़ार के जितने भी फ़ोन्स हैं उनमें एमोलेड डिस्प्लेस देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जिनमें कुछ फीचर्स की कटौती होती है जिसके बदले आपको उन फ़ोन्स में एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। कुछ फ़ोन्स में रिफ्रेश रेट कम होता है
तो एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। कुछ फ़ोन्स में कैमरा थोड़ा वीक होता है तो उसके बदले आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही कुछ फ़ोन्स में आपको फिलहाल बजट में भी एमोलेड डिस्प्ले की स्क्रीन्स आपको मिल जाएंगी। रही बात एमोलेड डिस्प्लेस के एडवांटेजेस की, तो ये जो एडवांटेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप मान सकते हैं कि जितने भी एलईडी बेस्ड डिस्प्ले हैं उन सभी के एडवांटेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं। जिसमें सबसे प्रमुख जो एडवांटेजेस हैं वो सारे के ही सारे जो इसकी बेसिक थ्योरी है उसी से निकल कर बाहर आते हैं। और वो बेसिक थ्योरी क्या है कि इसमें एक अलग से बैकलाइट नहीं होती है और हर एक इंडिविजुअल पिक्सल एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि बहुत ज़्यादा स्लिम फ़ोन्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी एमोलेड के फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम हो सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि इससे वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि एक बैकलाइट पैनल जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ा देता था आईपीएस एलसीडी डिस्प्लेस के केस पे, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होती है। बैकलाइट पैनल नहीं होने की वजह से स्लिम और हल्के हो जाते हैं डिस्प्लेज, और डिस्प्लेज जब हल्के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फ़ोन भी और ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है एमोलेड डिस्प्लेस की, और ये जो डिफरेंस है वो एलसीडी डिस्प्ले से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब कि रियल वर्ल्ड में आपको 20 to 30% ज़्यादा बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एमोलेड डिस्प्ले अगर आपके फ़ोन में है, इसे कंपेयर करें अगर हम आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अगेन बैकलाइट पैनल नहीं होता है और हर एक इंडिविजुअल पिक्सल जब जलता है तभी जो लाइट है वो एमिट होती है। और इसका मतलब ये भी है कि जब भी आप कोई ब्लैक कलर की चीज़ देखते हैं या डिस्प्ले ब्लैक कलर को दिखाना चाहता है, तो जितने भी एरिया में ब्लैक कलर को दिखाना होता है डिस्प्ले को, उतने पार्ट में जो पिक्सल्स होते हैं वो एक्चुअली लाइट अप करते ही नहीं हैं, और इसीलिए हमको बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी परफॉर्मेंस मिलती है कि जहाँ पे भी ब्लैक कलर होता है वहाँ पे पिक्सल्स वो एक्चुअली में लाइट अप होते ही नहीं हैं। तो इससे आप क्लियरली समझ ही सकते हैं कि क्यों ऐसा होगा कि डार्क मोड में आपके फ़ोन की बैटरी और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगी अगर आपके फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। बैकलाइट ना होने की वजह से जो आखिरी एडवांटेज है वो है कि एमोलेड डिस्प्लेज में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि भी एक बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाला फीचर है। हालांकि इसकी यूटिलिटी पे अभी भी कुछ मुझे पर्सनली डाउट्स हैं कि वो इतना यूजफुल है या नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एलईडी बेस्ड डिस्प्ले यानी एमोलेड डिस्प्लेज में ही आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैकलाइट पैनल की जरूरत नहीं है। इसी वजह से वो जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो स्क्रीन के नीचे लगाया जाता है वो काम कर सकता है, जबकि आईपीएस एलसीडी के केस में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि बैकलाइट ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन सब के अलावा एमोलेड डिस्प्लेज ही वो डिस्प्लेज हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट डिस्प्लेज होते हैं एमोलेड के, और साथ ही साथ इसका जो आईपीएस एलसीडी के मुकाबले एडवांटेज है वो ये कि इवन हाई ब्राइटनेस पे भी जो एक्चुअल कलर्स हैं, जो कलर की एक्यूरेसी है वो रिटेन कर जाता है, जबकि मैंने आईपीएस के केस में बताया था कि ऐसा नहीं हो पाता है। हाई ब्राइटनेस पे कलर्स काफ़ी धुले धुले से नज़र आते हैं। कलर से रिलेटेड एक और एडवांटेज है वो ये कि एमोलेड डिस्प्लेज में बहुत ही ज़्यादा ट्रू टू लाइफ कलर्स आपको नज़र आएंगे। इतना ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट आपको डिस्प्ले मिलेगा एमोलेड के केस में, जो कि आप जब गेमिंग करते हैं या आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और एमोलेड डिस्प्ले को आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे जब भी आप ऐसे हाई कॉन्ट्रास्ट वीडियोस को प्ले करेंगे। इसके साथ साथ व्यूइंग एंगल्स भी एक्सीलेंट होते हैं। आप किसी भी एंगल से देखेंगे डिस्प्ले को तो उसमें आपको कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा, कलर जैसे के तैसे ही आपको नज़र आएंगे। और जो आखिरी एडवांटेज है वो इसका ये है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स फ्लॉलेसली इसमें काम करते हैं। आप जानते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या होता है, उसमें हमेशा एक छोटा सा जो एरिया है वो डिस्प्ले का ऑन रहता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और क्लॉक आपको देखने को मिलेगी। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो एक फीचर है वो भी आपको एमोलेड डिस्प्लेज में परफेक्टली फाइन काम करते हुए नजर आएगा, और इससे बैटरी पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एमोलेड डिस्प्लेज का। और एक और छोटा सा पॉइंट है कि आंखों पे असर एमोलेड डिस्प्ले से कम पड़ता है। स्ट्रेन या स्ट्रेस जो आपकी आंखों में पड़ता है वो एमोलेड डिस्प्ले के केस में कम पड़ता है। और एमोलेड डिस्प्ले से अगर आप बैटरी परफॉर्मेंस और बेहतर चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वॉलपेपर ब्लैक कलर का लगाएं जिसमें ब्लैक कलर्स ज़्यादा हों, या टोटली ब्लैक अगर आप लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। साथ में आप डार्क मोड जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा बैटरी आप सेव कर पाएंगे अपने एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन में। तो एमोलेड डिस्प्लेस के इतने सारे एडवांटेजेस बताने के बाद भी कुछ ऐसे छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये कि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी है। इनफैक्ट थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा महंगी है आईपीएस डिस्प्ले या टीएफटी डिस्प्ले से अगर आप इसको कंपेयर करें तो। अब आप समझ सकते हैं कि भाई जब एक
ऐसे तरीके का डिस्प्ले है जो कि आपको इतने सारे फीचर्स और इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज़्यादा दाम तो उसका होगा ही, वरना कैसे इतने सारे अलग अलग तरीके के डिस्प्लेज एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही सही नज़रिया है इसको देखने का। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको थोड़े पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अब आजकल देखा जाए तो बजट फोन्स में भी आपको काफ़ी हद तक एमोलेड डिस्प्लेज देखने को मिल जाते हैं और एक ठीक ठाक रिफ्रेश रेट के साथ ही वो सारे ही फोन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे एमोलेड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी होती जा रही है, तो वो और भी ज़्यादा अफोर्डेबल होती जा रही है, जिसका फ़ायदा आजकल के यूज़र्स को देखने को मिल रहा है। और इसका दूसरा एडवांटेज जो है वो भी कॉस्ट से ही रिलेटेड है कि भाई अगर एमोलेड डिस्प्ले में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसे रिपेयर करना या उसको रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन इतना सुनने के बाद आप समझ सकते होंगे कि ये एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है अगर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। और आखिरकार क्यों एमोलेड डिस्प्लेस की इतनी होड़ मची हुई है स्मार्टफोन कंपनीज में। इसके बाद बात करते हैं कि जो थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ एलईडी बेस्ड डिस्प्लेज आते हैं, जैसे कि ओलेड आपने सुना होगा, और अभी मैंने सुपर एमोलेड का भी जिक्र किया, तो वो क्या क्या हैं। तो सुपर एमोलेड की सबसे पहले बात करते हैं। सुपर एमोलेड कुछ नहीं है, बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले पे ही सैमसंग ने अपना एक इम्प्रूवमेंट किया है और उसे सैमसंग सुपर एमोलेड के नाम से जानता है। ये कोई एक्चुअली गिमिक नहीं है, इसमें सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, काफ़ी मेहनत करी है, उसके बाद ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले उसने मार्केट में पेश किया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले में और भी ज़्यादा लाइट आपको डिवाइस देखने को मिलेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि जो टच पैनल है, जो जिस पे हम टच करते हैं, वो भी एमोलेड डिस्प्ले में ही इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा बेहतर ब्राइटनेस मिलती है और भी ज़्यादा हमें बैटरी एफिशिएंट यानी कि अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो सैमसंग के अगर आप सुपर एमोलेड डिस्प्लेस को देखेंगे तो वो आपको एक नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले से थोड़े से ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे। और आखिर में बात कर लेते हैं ओलेड डिस्प्लेस की। तो ओलेड डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन फर्क है, वो ये है कि ओलेड डिस्प्लेस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और वो जितने भी आजकल आपको फोल्डेबल फ़ोन्स दिखते हैं, जैसे सैमसंग का जो फ्लिप जी फ़ोन है जिसमें स्क्रीन्स भी फोल्ड हो जाती हैं, ऐसे फ़ोन्स या जो टैबलेट्स हैं वो आपको ओलेड डिस्प्ले वाले ही मिलेंगे, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और आखिर में मैं आपको एक बोनस इन्फॉर्मेशन के साथ छोड़ जाता हूँ, वो है LTPO डिस्प्ले की आजकल आपको सुनने को मिलेगा आईफोन्स के केस में। LTPO का फुल फॉर्म होता है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड। अब इस नाम से आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। LTPO का बेसिकली मतलब ये है कि वो एक इम्प्रूवमेंट है जिसमें कि बैटरी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाती है एमोलेड डिस्प्लेस की, और साथ में लो टेम्परेचर से पता चलता है कि हीटिंग इशू भी कम होता है डिस्प्ले में। लेकिन जो एक पॉइंट है जो इसको बिल्कुल अलग कर देता है एमोलेड डिस्प्ले से, वो ये कि इस तरीके का डिस्प्ले LTPO डिस्प्ले डायनेमिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, और ये फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ एप्पल के हाई एंड आईफोन्स में ही देखने को मिलेगा। डायनेमिक रिफ्रेश रेट का मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर डिस्प्ले अपने आप को 1 हर्ट्ज से लेकर जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज तक जो है वेरी कर सकता है, और इससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है। एप्पल की जो वॉच आती है उसमें आपको ये LTPO टाइप का ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 1 हर्ट्ज तक की मिनिमम रिफ्रेश रेट पे काम कर सकता है। तो दोस्तों, इतनी लंबी वीडियो के बाद आई होप कि आपको ये डिस्प्लेस का फंडा समझ में आ गया होगा, और अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके का डिस्प्ले आपके लिए बेहतर होगा। और जब भी आप नया फ़ोन लेने जाते हैं या इनफैक्ट आप कोई नया टीवी लेने जाते हैं, तो किस तरीके के डिस्प्ले पे आपको फोकस करना है। तो अगर आपको ये जो अल्टीमेट गाइड है डिस्प्ले का वो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और भी लोगों में जिनको कि ये वीडियो हेल्प कर सकती है। और साथ में अगर आपको इस तरीके की ही वीडियोस पसंद आती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल की अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।